नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव में एंगल जुड़ गया है शिवसेना का। शिवसेना का महाराष्ट्र के बाहर की राजनीति में कोई आधार नहीं है, ना उसने कभी बाहर अपने सियासी आधार का विस्तार की कोई बहुत बड़ी कोशिश की हो। लेकिन अब जब बीजेपी से उसके रास्ते अलग हुए हैं तो उसने महाराष्ट्र के बाहर भी अपना सियासी आधार बनाने की कोशिश की है। और बिहार के संदर्भ में विशेषकर शिवसेना का जो बयान आया है वो बेहद अहम है। ये जो बयान है शिवसेना का, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये गैर बीजेपी शासित राज्यों में जो वहां की सरकारें हैं उनको एकजुट करना, या जो बीजेपी के विरोधी दल है उनको एकजुट करने की एक कोशिश है। बयान क्या दिया है शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने, इस पर बात होगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार के विधानसभा चुनाव में शिवसेना की जब एंट्री हुई थी कुछ दिन पहले, जब शिवसेना ने कहा कि वो 50 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी, इसका मतलब जो मैसेज था वो साफ ये गया था कि शिवसेना की कोशिश बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जहां 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां भी शिवसेना ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं और वहां भी यही कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को 1000, 2000, 5000 जितने वोटों का नुकसान हो सके, शिवसेना की कोशिश ऐसा करने की है। बिहार में उसकी कोशिश कितनी कामयाब होगी ये एक दूसरा सवाल है, लेकिन इसका पहलू जो है वो यही देखने का है कि बीजेपी के विरोधी दल अब एकजुट होकर एक मंच पर आने की कोशिश में है, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि अगर वो सियासी रूप से एकजुट नहीं हुए तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्या कहा संजय राउत ने, उस पर मैं आपको बताता हूं। संजय राउत ने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी का मुख्यमंत्री के पक्ष में बयान देना शिवसेना के लिए एक शिवसेना ने बड़ा मैसेज दिया है, क्योंकि शिवसेना का आरजेडी से कहीं कोई नाता ताल्लुक कहीं कुछ नहीं है। शिवसेना की जो गठबंधन में सहयोगी है महाराष्ट्र में वो कांग्रेस है, एनसीपी है, और कांग्रेस यहां बिहार में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही है। तो शिवसेना और आरजेडी का आपस में कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी शिवसेना ने बयान दिया है। इसके तार आप महाराष्ट्र से जोड़िए, जहां पर महाराष्ट्र में पिछले साल महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद से ही शिवसेना इस बात के आरोप लगाती है कि उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियों का डर दिखाकर अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। कई बार अभी कुछ टाइम पहले आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले हैं, उन्हें आयकर विभाग का नोटिस भेज दिया गया। और महाराष्ट्र में जब सुशांत सिंह राजपूत वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद जिस तरह सीबीआई को जांच दी गई, मुंबई पुलिस से एक तरह से दबाव बनाकर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, तो उस समय भी शिवसेना की ओर से भी और एनसीपी की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी इस बात को कहा गया कि ये महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई को, पुलिस को, उद्धव ठाकरे सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इस सरकार में जो शामिल 3 दल हैं इनके बीच में फूट डाली जा सके। इसका जवाब देने के लिए शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर कूदी है। जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में 50 सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और मध्य प्रदेश में भी सभी 28 सीटों पर जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पर उसने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता जो उनके फेस माने जाते हैं, संजय राउत, उनका यह बयान दे देना कि तेजस्वी यादव अगर राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें इस बात पर कोई हैरानी नहीं होगी। तो ये साफ करता है शिवसेना का जो मैसेज है कि बीजेपी को हराने के लिए वो ऐसे दलों का भी साथ देगी जिससे उसका अपना कोई गठबंधन न हो। क्योंकि सुशांत सिंह प्रकरण में संजय राउत ने भी इस बात को कहा था कि आदित्य ठाकरे सरकार को बेवजह टारगेट पर लेने की कोशिश हो रही है, जबकि सरकार सुशांत सिंह मामले की ईमानदारी से जांच कराना चाहती है। इसके अलावा राउत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में
चुनाव आयोग पर भी हमला बोला और यह कहा कि भारत का चुनाव आयोग बीजेपी की ब्रांच बन चुका है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? यह उन्होंने इसलिए कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि बिहार में लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन दी जाएगी अगर उनकी सरकार, बीजेपी जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में आती है। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें क्लीन चिट दी है। इसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। तो इसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा आप कोई अपेक्षा चुनाव आयोग से नहीं कर सकते। तो इन दिनों शिवसेना और एनसीपी ने जबरदस्त खेल, अगर आप महाराष्ट्र की तरफ चले वहां भी जबरदस्त खेल किया हुआ है। खेल क्या है? जैसे एकनाथ खड़से बहुत सीनियर लीडर महाराष्ट्र बीजेपी के विरोधी दल के नेता रहे, मंत्री रहे और जब 2014 में वहां पर बीजेपी की सरकार बनी तब बीजेपी शिवसेना की सरकार में फडणवीस के बजाय एकनाथ खड़से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। लेकिन कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद के नाम पर फडणवीस को लाया गया। तब से एकनाथ खड़से का कद कम करने की कोशिश हुई और उसके बाद 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनका टिकट काटा गया और तब से यह अटकलें थी कि वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। एकनाथ खड़से के जाने का मतलब बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र में ओबीसी की जो आबादी है उसमें एकनाथ खड़से का ओबीसी मतदाताओं में विशेष प्रभाव है। गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से प्रमुख नेताओं में ओबीसी आबादी के रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा मुंडे भी बेहद नाराज हैं। उनके बारे में भी इस बात की जोरदार चर्चा है कि वो बीजेपी को छोड़ सकती हैं। हालांकि बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव का पद दिया है और मनाने की कोशिश की है, लेकिन संकेत महाराष्ट्र की राजनीति से ये मिल रहे हैं कि पंकजा मुंडे शिवसेना या एनसीपी को ज्वाइन कर सकती है, जिस तरह एकनाथ खड़से एनसीपी में चले गए। तो महाराष्ट्र में इस तरह की भी सियासत चल रही है। इसके अलावा उर्मिला मातोंडकर जो पहले कांग्रेस में थी, उनका शिवसेना में आना तय हो गया है। उनको शिवसेना विधान परिषद का सदस्य बनाने जा रही है और प्रवक्ता भी पार्टी का उन्हें बनाया जा रहा है। इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, वो भी शिवसेना में चली गई थी। उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया गया। तो कुल मिलाकर कोशिश शिवसेना और एनसीपी की अपने गढ़ को मजबूत करने की है, क्योंकि कुछ आने वाले कुछ महीनों में मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कई महानगर पालिकाओं के चुनाव है और इन तीनों दलों का जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र से जो मैसेज ये भेज रहा है कि अगर विरोधी विचारधारा वाले दल भी मिल जाए तो बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है, उससे लड़ा जा सकता है। क्योंकि शिवसेना की जो राजनीति है वो हिंदुत्व पर आधारित राजनीति है, जबकि एनसीपी और कांग्रेस सेक्युलर राजनीति करने का दम भरते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदुत्व और सेक्युलर की राजनीति मिली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और ये जो सरकार है वहां स्थिर है, ठीक काम करती दिख रही है। और इनका यह कहना है कि वो अपने 5 साल का कार्यकाल तो पूरा करेंगे ही, आगे भी वो उनका जो गठबंधन है वो अटूट रहेगा। तो ये एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में लगातार बन रहा है। और जिस तरह एकनाथ खड़से चले गए छोड़ के पार्टी को, या अब पंकजा मुंडे के जाने की जो चर्चा है, उससे मैसेज ये जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी खुद की मजबूती में पूरी ताकत के साथ जुड़ी हुई है। फिर मैं लौटता हूं यहां बिहार में कि ये जो मैसेज है शिवसेना ने दिया है, इसका क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उन तक महागठबंधन के नेता ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जब शिवसेना के नेता, जिनका बिहार से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, वो इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर कोई हैरानी नहीं है, इसका मतलब तेजस्वी यादव को वो आगे बता रहे हैं, लीडिंग कंडीशन में बता रहे हैं। तो इसका जो मैसेज महागठबंधन के नेता देने की कोशिश करेंगे वो यही होगा कि जो बीजेपी विरोधी वोट है वो एकजुट हो जाए, बटे ना, और तेजस्वी के लिए या महागठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जाएं। तो ऐसे में जो चुनावी लड़ाई है बहुत दिलचस्प होने जा रही है और आने वाले कुछ दिन बिहार में और भी चुनावी घमासान के होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां और होनी है बिहार के अंदर, और पिछली रैलियों में जिस तरह उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला किया है, लालू राबड़ी के शासन पर हमला किया है, तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बताया है, उससे ये बात सामने आती है कि
तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ उमड़ी है उसका कहीं ना कहीं फीडबैक बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं या जो जेडीयू के रणनीतिकार हैं उनके बीच ये गया है कि तेजस्वी यादव के नाम पर लोग रैलियों में आ रहे हैं, और अगर ये भीड़ जो रैलियों में दिखाई दे रही है वो अगर वोटों में कन्वर्ट होती है तो निश्चित रूप से जो चुनाव नतीजे हैं वो उलट सकते हैं, पलट सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक के जो चुनावी सर्वे आए हैं उसमें जेडीयू बीजेपी की सरकार बनने की बात कही गई है, लेकिन महागठबंधन भी टक्कर में है और नीतीश कुमार की बरख की तुलना में लोकप्रियता में तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में जिस तरह चुनाव तेजी से आगे बढ़ा है, नीतीश कुमार कई जगह भाषा पर संयम खोते दिखाई दिए हैं, वहां पर यह समझा जाना चाहिए कि अगर तेजस्वी यादव कैंपेन को और मजबूत करते हैं और बीजेपी जेडीयू की ओर से उन पर पर्सनलाइज हमले होते हैं, व्यक्तिगत उन पर हमले होते हैं तेजस्वी यादव पर, तो महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख सकती है, क्योंकि महागठबंधन के नेता उससे मैसेज ये देंगे कि तेजस्वी यादव एक जो नौजवान लड़का है उसको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वो रोजगार की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात कर रहा है। तो ऐसे में बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और इस चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।